नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 29 जुलाई 2023 के एडिटोरियल एनालिसिस और करंट अफेयर्स एनालिसिस में आपका स्वागत है। सैटरडे है, बहुत ज्यादा न्यूज़ नहीं है। एडिटोरियल आपके लिए आज हैं 3 इंपॉर्टेंट और करंट अफेयर्स की न्यूज़ है लगभग आपके लिए 5 इंपॉर्टेंट। तो सब आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगा। दोस्तों, टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में ऑलरेडी अपलोडेड है। इस पर्टिकुलर पीडीएफ को मेरी वेबसाइट www.harshitdwedi.com से और मेरी ऐप हर्षित द्विवेदी एजुकेशन, जो कि आपको एंड्रॉइड पे भी मिल जाएगी और आईएएस पे भी मिल जाएगी, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर ऐप की फंक्शनिंग में या वेबसाइट की फंक्शनिंग में कोई प्रॉब्लम हो तो इंस्टाग्राम पे या फिर वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग चलते हैं एडिटोरियल एनालिसिस पे। पहला जो एडिटोरियल एनालिसिस है वो है ईडी चीफ को लेकर और बेसिकली इनडायरेक्टली दबे शब्दों में इसमें सुप्रीम कोर्ट को यहां पे ऑथर क्रिटिसाइज कर रहा है। एक बात मैं और बता दूं, सिविल सर्विसेज की इंपॉर्टेंस के रिस्पेक्ट में 2 इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज, एक टर्मिनोलॉजी है कंसीक्वेंशियलिज्म और दूसरी टर्मिनोलॉजी है परसुएशन। ये मेरे मेंटरशिप कोर्स में ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं। मतलब बेसिकली वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी है। अगर अभी आपको विजिबल नहीं है तो 2 घंटे में विजिबल हो जाएगी। बैक एंड टीम इसको अपलोड कर रही है। तो ये 2 टर्मिनोलॉजीज आप देख सकते हो। 10 से 12 टर्मिनोलॉजीज ऑलरेडी मेंटरशिप कोर्स में अवेलेबल हैं। तो आप चाहें तो एक बार मेंटरशिप कोर्स को ऑप्ट कर सकते हैं। इस मेंटरशिप कोर्स में जब कंटेंट सेक्शन में जाएंगे तो एथिक्स थ्रू एग्जाम्पल्स एंड फॉर्मूलाज का जो आप कह लो फोल्डर है, इसमें आपको सारी की सारी वीडियोस मिल जाएंगी। उसके साथ साथ जो रेगुलर करंट अफेयर्स की वीडियोस मेरे लेक्चर में अपलोड होती हैं वो तो हो ही रही हैं अपलोड। उसके लिए आप या तो मेन पेज पे स्क्रॉल डाउन कर सकते हो या फिर ओवरऑल आप फोल्डर वाइज चेक कर सकते हो। जैसे कि कल ही थीम 26 ग्रीन हाइड्रोजन यहाँ पे डिटेल मैंने अपलोड किया है। ग्रीन हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो ग्रीन हाइड्रोजन का स्टार्ट से लेके एंड तक पूरा एनालिसिस पर्टिकुलर वीडियो में और पीडीएफ पे हो चुका है। तो आप चाहें तो इस मेंटरशिप कोर्स को ऑप्ट कर सकते हैं। आपकी एग्जाम प्रिपरेशन में डेफिनेटली हेल्पफुल होगा ये। तो चलिए हम अपने पहले आर्टिकल पे चलते हैं। ईडी चीफ कॉन्टिन्यूएंस, द सुप्रीम कोर्ट हैज अंडरमाइंड हिज ओन अथॉरिटी। देखिए क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने अभी कुछ हफ्तों पहले एक जजमेंट में यह ऑर्डर दिया था कि 31 जुलाई को संजय कुमार मिश्रा साहब, जो कि हेड है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के, इनका टेन्योर खत्म हो जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने खुद कही हुई बात को ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट नहीं करवाया। देखिए बात यह थी कि जब ओवरऑल संजय कुमार मिश्रा साहब को हटाने को बोला था, जजमेंट आया था 11 जुलाई को और केंद्र की सरकार को 31 जुलाई तक का टाइम दिया गया कि आप संजय कुमार मिश्रा साहब का रिप्लेसमेंट ढूंढो, पर सरकार ने कुछ नहीं किया। और 31 जुलाई आने से 2 दिन पहले यहां पे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और बोला कि भाई देखिए, पीएमएलए के अंदर ईडी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ साथ एफएटीएफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का 5 ईयरली रिव्यू चल रहा है इंडिया का। तो इन दोनों ही केसेस में ईडी की इंपॉर्टेंस बहुत हो जाती है और उनके हेड संजय कुमार मिश्रा साहब की इंपॉर्टेंस बहुत हो जाती है, क्योंकि जो नए डायरेक्टर आएंगे उनको फाइल्स को नए सिरे से देखना होगा, तो डिसीजन लेने में थोड़ा डिले हो सकता है। संजय कुमार मिश्रा साहब ने पहले से फाइल्स देख रखी हैं, इसलिए ओवरऑल इनको एक्सटेंशन दिया जाए। और यहां पे अगर आप देखो तो सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 15 तक का एक्सटेंशन दे दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे केंद्र की सरकार के बिहाफ पे जो सॉलिसिटर जनरल थे आपके तुषार मेहता साहब, उनसे यह सवाल ही पूछा कि क्या भाई यहां पे संजय कुमार मिश्रा जी के अलावा कोई और टैलेंटेड इंडिविजुअल है ही नहीं क्या आपके पास। लेकिन फिर देखिए एफएटीएफ के इस रिव्यू के चलते ओवरऑल एक्सटेंशन दे दिया गया। अब देखिए एफएटीएफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स मनी लॉन्ड्रिंग के रिस्पेक्ट में बात करता है, तो जो नोडल एजेंसी उसके साथ एंगेज करने की वो है फाइनेंस मिनिस्ट्री। लेकिन पीछे से फाइनेंस मिनिस्ट्री को इनपुट देगा एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग के क्राइम को इंडिया में रोकने के लिए जो सबसे प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। लेकिन देखिए ऑथर यहां पे सुप्रीम कोर्ट को क्रिटिसाइज कर रहा है। ऑथर बोल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की कोई इज्जत ही नहीं है भाई। जब ओवरऑल 2 साल के बाद 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया था संजय कुमार मिश्रा साहब को, उसके बाद भी एक्सटेंशन के लिए मना किया था किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। केंद्र की सरकार ने बात नहीं सुनी। और अब जब 31 जुलाई को हटने को बोला है, उसमें भी केंद्र की सरकार पिटीशन डाल रही है और सुप्रीम कोर्ट बात मान रही है। तो सुप्रीम कोर्ट इतना ज्यादा केंद्र की सरकार क्यों बात मान रही है? इनडायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को भी ऑथर यहां पे क्वेश्चन कर रहे हैं। उसके साथ साथ ये बोला जा रहा है कि चलिए ठीक है, एफएटीएफ के मैकेनिज्म के अंदर जो रिव्यू है इंडिया का, वो अगर वो हो रहा है, उस रिस्पेक्ट में संजय कुमार मिश्रा साहब की जो सर्विसेज है उनको एक्सक्लूसिवली यूज किया जा सकता है और बाकी जो रूटीन काम है ईडी का वो उनके सक्सेसर को हैंड ओवर किया जा सकता है। तो सिर्फ एफएटीएफ के रिव्यू के चलते ओवरऑल आपने उनका पूरा टेन्योर ही एक्सटेंड कर रखा है, ये भी किस हद तक सही है? और क्या गारंटी है कि भाई सितंबर के बाद एक्सटेंशन नहीं माना जाएगा? क्योंकि एफएटीएफ का रिव्यू तो अर्ली 2024 में है। तो हो सकता है 15 सितंबर को जाके केंद्र की सरकार सुप्रीम कोर्ट में फिर से बोले कि संजय कुमार मिश्रा साहब को एक और एक्सटेंशन दे दीजिए, अभी रिव्यू पूरा नहीं हुआ है। तो ऐसे तो संजय कुमार मिश्रा साहब कुर्सी पर एटर्निटी तक बैठे रहेंगे, कभी हटेंगे ही नहीं। और ऐसा तो है नहीं कि किसी सक्सेसर के अंदर इतनी काबिलियत नहीं होगी कि वो इस एफएटीएफ के रिव्यू के अंदर ईडी के रोल को प्रॉपर तरीके से कर पाए।
बेसिकली ईडी एक ऐसी एजेंसी है जो मनी लॉन्ड्रिंग को टैकल करती है। यहां पे जो इसका हेड है वो ओवरऑल पॉलिटिकल न्यूट्रल नजर आना चाहिए, और कहीं ना कहीं ईडी के ऊपर अपोजिशन द्वारा बहुत सारे इल्जाम लगाए गए, तभी जो मैटर है वो बार बार सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंच रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट का इस प्रकार से मिश्रा साहब को ऐसे एक्सटेंशन देना बिल्कुल एंड टाइम पे वो अपनी ही गरिमा को कम करने वाली बात है। कुछ इस प्रकार की बातें यहां पे ऑथर कह रहा है, ठीक है ना। तो ये सब बातें हैं। फिर अगला, मरकरी राइजिंग, क्लाइमेट चेंज को लेके यहां पे एक आर्टिकल है। यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस साहब, उन्होंने इस हफ्ते ये इटरेट किया है कि क्लाइमेट कैटास्ट्रॉफ ने ग्लोब को चारों तरफ से घेर लिया है और हम एरा ऑफ ग्लोबल बॉइलिंग में एंट्री मार रहे हैं। ऐसा यूएन हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क में बोला एंटोनियो गुटेरेस साहब ने। सबसे खास बात यहां पे यह है कि इनकी बात को टेस्टिफाई करने के लिए साइंटिफिक एविडेंस भी कन्वर्ज होता है। जुलाई हॉटेस्ट महीना है ओवरऑल पिछले 12,000 सालों में। जी हां, पिछले 12,000 सालों में जो भी जुलाई का महीना आया है, ये 12 जुलाई सबसे ज्यादा गर्म होने वाला है। आप कह लो इतना गर्म होने वाला है, जैसे मान लो कि फॉर एग्जांपल अगर ठंडी हो तो एक मिनी आइस एज आ जाए कुछ दिनों के लिए, कुछ उस प्रकार से मिनी वार्म एज आ जाएगी इस जुलाई के समय पे कुछ दिनों के लिए, जुलाई 2023 में। हर जगह पे रिकॉर्ड्स टूट जाएंगे। जो साइंटिस्ट हैं वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के और यूरोपियन कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस के, उन्होंने इस पर्टिकुलर महीने की कंडीशंस को रिमार्केबल और अनप्रेसिडेंटेड बताया है, चूंकि हॉटेस्ट ऑन रिकॉर्ड होने वाला है जुलाई। जो एवरेज जुलाई के टेम्परेचर्स होंगे अब तक के, वो क्या है 16.95 डिग्री सेल्सियस, जो कि जुलाई 2019 से 0.2 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। तो जुलाई 2023 का जो अब तक एवरेज टेम्परेचर चल रहा है दिन का, वो है 16.95 डिग्री सेल्सियस, जो कि ओवरऑल जुलाई 2019 से 0.2 डिग्री सेल्सियस ज्यादा। जुलाई 2019 अपने आप में पिछले 174 साल के डाटा में यूरोपियन यूनियन के हिसाब से सबसे गर्म महीना था पिछले सालों का। अब समझिए दोस्तों, आपको लगेगा कि सर 16.95 डिग्री सेल्सियस एवरेज टेम्परेचर, ये तो कुछ खास ज्यादा लगा नहीं, पर देखिए ये एवरेज है पूरी दुनिया का जुलाई का टेम्परेचर। अब अगर कुछ स्पेसिफिक जगहों पे बात करो तो जुलाई में अगर आप नॉर्थ वेस्ट चाइना की बात करो, टेम्परेचर पहुंच गया 52 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी जुलाई के महीनों में इतनी गर्मी पड़ी कि ग्रीस में भयंकर वाइल्ड फायर्स लग गए। बेकिंग हीट देखने को मिली है यूनाइटेड स्टेट्स के साउथ वेस्ट रीजन में। नॉर्थ और वेस्टर्न इंडिया में भयंकर बारिश देखने को मिली है। उस बारिश की कुछ कुछ वजह मॉनसून कंडीशंस भी हैं, बट मॉनसून कंडीशंस के साथ साथ ये जो एक्स्ट्रा गर्मी है, इस गर्मी ने ओवरऑल हवा की काबिलियत टू होल्ड मॉइस्चर बढ़ा दी है। इसलिए भी आपको नॉर्थ वेस्ट इंडिया में ज्यादा बारिश देखने को मिली। शॉर्ट टॉरेंशियल बर्स्ट बहुत सारे देखने को मिले, जिसके चलते फ्लड और डिवास्टेशन आया। तो डेफिनेटली ये क्लाइमेट चेंज अपना अक्यूट चेहरा, अपना रौद्र रूप धीरे धीरे करके एक्वायर कर रहा है। फिर अगर आप देखो तो ओशन टेम्परेचर्स आर ऑन द राइज। अगर आप सेंट्रल इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन की बात करो, फिर यहां पे यह भी बताया जा रहा है कि सेंट्रल इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन में ला नीना कंडीशन से हम एल नीनो कंडीशंस की तरफ जा रहे हैं। तो ये एक्सपेक्टेड था कि जो एवरेज सी सरफेस टेम्परेचर्स हैं वो बिलो नॉर्मल होंगे। ऑब्वियस ही बात है, हम एल नीनो कंडीशंस की तरफ जा रहे हैं। तो अगर हम एल नीनो कंडीशंस की तरफ जाएंगे तो ऑब्वियस ही बात है जुलाई में टेम्परेचर ओवरऑल ऑन एन एवरेज बढ़ाई हुआ नजर आएगा। अब अगर आपको इस बात पे डाउट है कि सर ला नीना कंडीशंस क्या है और एल नीनो कंडीशंस क्या है, तो इतने कम टाइम पीरियड में समझाना मुश्किल है। आप मेरे चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट देखिए, वीडियोस अवेलेबल है। मैंने बहुत अच्छी एनिमेटेड वीडियो बना रखी है अपने यूट्यूब चैनल पे। आप एल नीनो मेरे नाम हर्षित द्विवेदी के साथ सर्च मारिए, आपको वो वीडियो मिल जाएगी। अगर आपने मेरा मेंटरशिप कोर्स ज्वाइन किया है, वहां पे तो इस टॉपिक को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया ही है। प्लस फ्री में भी वीडियो बनाई है यूट्यूब पे। यूट्यूब पे भी जाके आप एल नीनो मेरे नाम के साथ सर्च मारिए, आपको वीडियो मिल जाएगी। तो आपको बता देगा कि कैसे जो वार्म वाटर वास का मूवमेंट होता है पैसिफिक ओशन में, उसके चलते एल नीनो और ला नीना की कंडीशंस बनती हैं। कब नॉर्मल होता है, कब एल नीनो होता है, कब ला नीना होता है, वो कैसे मस्करीन हाई और इंडिया के मानसून के साथ जुड़ा हुआ है, सब मैंने आपको समझा दी। ठीक है। फिर एंटोनियो गुटेरेस साहब ने यहां पे यह भी बोला है कि अभी भी पॉसिबल है कि हम ग्लोबल टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड के राइज तक रोक पाएं और वेरी वर्स्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज को अवॉइड कर पाएं। ड्रास्टिक इमीडिएट क्लाइमेट एक्शन को लेके जो G20 मिनिस्टीरियल मीट हुई चेन्नई में, उसमें COP28 प्रेसिडेंट डेजिग्नेट सुल्तान अहमद अल जबार ने यह बोला कि जो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है ना, उनको सबसे ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, उनको सबसे ज्यादा एमिशंस कट करने पड़ेंगे। और जब प्रधानमंत्री मोदी जी ये अनाउंस कर रहे हैं कि उनकी पार्टी अगर अगले जनरल इलेक्शन में जीत जाके तीसरी लार्जेस्ट इकोनॉमी बना देती है देश को, तो इसका मतलब यह है कि इंडिया के ऊपर और प्रेशर पड़ेगा। जितनी ज्यादा तेजी से इंडिया इकोनॉमिकली बढ़ेगा, इसकी इकोनॉमी बढ़ेगी, उतना ही इंडिया के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा कि आप क्लाइमेट कमिटमेंट्स को फॉलो करिए, नेट जीरो कमिटमेंट्स की तरफ तेजी से जाइए।
तो बेसिकली इंडिया ने बोला है कि हम नेट जीरो 2070 तक हो जाएंगे। अगर इंडिया की इकोनॉमी तेजी से बढ़ी तो इंडिया के ऊपर प्रेशर पड़ेगा कि नेट जीरो आप 2050 तक होइए। ओके, तो लेट्स सी यहां पे क्या होता है क्या नहीं होता है। एंटोनियो गुटेरेस साहब ने ये बोला है कि फॉसिल फ्यूल फ्री इलेक्ट्रिसिटी पूरी दुनिया में प्रोड्यूस होनी चाहिए 2040 तक। तो क्लाइमेट चेंज निगोशिएशंस यहां पे करने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए, बाइंडिंग क्लाइमेट चेंज निगोशिएशंस करने इंपॉर्टेंट हो गए, कुछ इस बात का इंडिकेशन गुटेरेस साहब दे रहे हैं। चलिए फिर भाई अगले आर्टिकल पे आ जाते हैं, चार्टिंग द पाथ फॉर 16th फाइनेंस कमीशन। भैया काफी अच्छा आर्टिकल है ये, डिटेल में आपको समझाता हूं। भाई देखिए 16वां फाइनेंस कमीशन जल्दी सेटअप होने वाला है। फाइनेंस कमीशन को आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ कौन से आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सेटअप किया जाता है। अब जब 15वां फाइनेंस कमीशन बना था वो बना था नवंबर 2017 में। उसके बाद कोविड 19, बहुत प्रकार के जियोपॉलिटिकल इवेंट्स जैसे फॉर एग्जांपल रशिया यूक्रेन वॉर, बहुत कुछ हो चुका है, ठीक है। तो यूएस चाइना ट्रेड वॉर, ये सब चीजों ने कहीं ना कहीं इंडिया को इंपैक्ट किया। ट्रंप की अजीब सी पॉलिसीज, इसके चलते 16th फाइनेंस कमीशन, सॉरी 15वें फाइनेंस कमीशन में जो हुआ और उसके बाद 16वें फाइनेंस कमीशन में जो हुआ उसमें काफी गैप आ चुका है। जो गवर्नमेंट डेप्ट टू जीडीपी रेशियो पहुंच चुका है इंडिया के अंदर 90% पहुंच चुका है एट द एंड ऑफ 2020-21, जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा है। कुछ राज्य की सरकारों की बैलेंस शीट बहुत ज्यादा फिस्कल इंबैलेंस को दिखा रही है। तो अब इन सब चीजों को रिड्रेस कैसे किया जाए, 16वां फाइनेंस कमीशन का क्या स्टांस होना चाहिए, इसके बारे में सी रंगराजन साहब जो कि चेयरमैन रह चुके हैं 12वें फाइनेंस कमीशन के, और डीके श्रीवास्तव साहब जो कि मेंबर रह चुके हैं 12वें फाइनेंस कमीशन की, ये पॉइंट्स दे रहे हैं। और चूंकि ये खुद फाइनेंस कमीशन की प्लानिंग में पहले इन्वॉल्व रह चुके हैं तो उनके आइडियाज में कुछ ना कुछ सब्सटेंस जरूर हो सकता है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए जो 14th फाइनेंस कमीशन था उसने रेज कर दिया शेयर ऑफ स्टेट्स इन द डिविजिबल पूल ऑफ सेंट्रल टैक्सेस टू 42% फ्रॉम 32%। पहले जितना भी राज्य केंद्र की सरकार के पास पैसा आता था उसका 32% राज्यों में बढ़ता था। 14वें फाइनेंस कमीशन ने बोला कि 32% नहीं भाई 42% होना चाहिए। इसको 41% कह दिया गया क्योंकि स्टेट्स 28 हो चुके थे। जो जम्मू एंड कश्मीर का राज्य था वो यूनियन टेरिटरी बन चुका था, इसलिए केंद्र की सरकार के पास थोड़ा एक्स्ट्रा एलोकेशन गया, राज्य का शेयर 42% से 41% कर दिया गया। अब सबसे खास बात यह थी कि पहले प्लानिंग कमीशन था, तो प्लानिंग कमीशन में जो एग्जीक्यूटिव्स थे वो बीच में अपनी मन मुताबिक ओवरऑल कहीं पे भी ग्रांट बांटा करते थे। वो ग्रांट बांटने की प्रक्रिया भी प्लानिंग कमीशन के थ्रू बंद हो गई चूंकि उसकी जगह नीति आयोग आ गया था, तो केंद्र की सरकार के फाइनेंसेस थोड़े और यहां पे स्ट्रांग हो गए, ठीक है। लेकिन एक प्रॉब्लम यहां पे है, ओवरऑल इन दोनों ऑथर्स का यह बोलना है कि 16वें फाइनेंस कमीशन को प्रॉपर तरीके से री एग्जामिन करना चाहिए रोल ऑफ नॉन शेयरेबल सेसेस एंड सरचार्ज। सेस और सरचार्ज वो पैसा होता है जो केंद्र की सरकार पूरी तरीके से अपने पास रखती है, उसको राज्य की सरकार के साथ बांटा नहीं जाता है। सेस सरचार्ज की बात की जाए तो 2020-21 से लेकर 2023-24 बजट एस्टिमेट्स के हिसाब से जो इफेक्टिव शेयर है स्टेट्स का इन ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू वो है 31%, और ये ओवरऑल इफेक्टिवली है 2015-16 से 2019-20 35% क्वांटम से। मतलब समझो ओवरऑल वैसे तो 14वें फाइनेंस कमीशन के बाद बोला गया कि 42% राज्य की मतलब केंद्र की सरकार के पास जो टोटल पैसा आ रहा है वो जाना चाहिए स्टेट्स के पास, बट एक्चुअली में वो कितना जा रहा है, एक्चुअली में जा रहा है वो केवल 31%। और ये फिगर 2015-16 2019-20 से 35% था। 31% किस टाइम पीरियड की बात हो रही है, 2020-21 से 2023-24। ऐसा क्यों? क्योंकि जो केंद्र की सरकार के पास टोटल पैसा आ रहा है उसमें सेस और सरचार्ज दोनों है, और चूंकि सेस सरचार्ज बांटा नहीं जाता है केंद्र की सरकार के साथ, तो इसके अलावा जो बचा हुआ पैसा है वो बांटा जाता है, और बचे हुए पैसे में जो पहुंच रहा है राज्यों के पास दैट इज ओनली 31% ऑफ द टोटल रिसिप्ट्स रिसीव्ड बाय सेंटर। अब सेस सरचार्ज हैं कितने? जो भी ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू आया केंद्र की सरकार के पास 2020-21 से 2023-24 के बीच में, उसमें सेस सरचार्ज थे लगभग 18.5%। ये 18.5% का क्वांटम बहुत ज्यादा है सेस सरचार्ज के 12.8% क्वांटम से, जो कि रिपोर्ट किया गया था 2015-16 से 2019-20 के बीच में। तो बेसिकली यहां पे केंद्र की सरकार सेस सरचार्ज के माध्यम से अपने को एलोकेटेड पैसा बढ़ा रही है और राज्यों को दिए जाने वाला पैसा कम कर रही है, ऐसा यहां पे ऑथर बोल रहे हैं। इसलिए 16वें फाइनेंस कमीशन को प्रॉपर तरीके से सेस और सरचार्ज के क्वांटम के ऊपर बातचीत करनी चाहिए। अगर 13वें फाइनेंस कमीशन की बात की जाए तो सेस सरचार्ज का क्वांटम टोटल ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू में 9.6% था। तो बेसिकली यहां पे कुछ ऐसा रिकमेंडेशन दिया जाना चाहिए 16वें फाइनेंस कमीशन ने, जहां पे जो अपर लिमिट है ना सेस और सरचार्ज की, उसको फिक्स किया जाए। प्रोबेबली उसको 10% के आसपास आप फिक्स कर सकते हो। अगर 10% से ज्यादा जा रहा है सेस और सरचार्ज
तो केंद्र की सरकार को ज्यादा पैसा एलोकेट करना चाहिए राज्य की सरकारों को सेंट्रल डिविजिबल पूल से, मतलब टोटल ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू से। और अगर ओवरऑल सेस और सरचार्ज का क्वांटम 10% तक है या उससे कम है, तब ओवरऑल जो ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू में एलोकेशन राज्य की सरकारों के पास जा रहा है वो थोड़ा कम हो सकता है, क्योंकि फिर ज्यादातर पैसा ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू के क्वांटम को बढ़ा देगा, तो ऑब्वियस सी बात है राज्यों के पास भी नॉर्मल डिवीजन में ज्यादा पैसा पहुंच जाएगा। तो बेसिकली ऑथर यहां पे यही बोल रहे हैं कि भैया इस बार के 16वें फाइनेंस कमीशन को सेस और सरचार्ज के क्वांटम पे खासा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सेस और सरचार्ज का क्वांटम अगर बहुत ज्यादा है, ओवरऑल 10% से ऊपर ज्यादा है, अभी तो 18% चल रहा है, तो उस केस में ओवरऑल जो डिविजिबल पूल से पैसों का अलॉटमेंट कर रहे हो आप राज्यों को, उसका परसेंटेज बढ़ना चाहिए। और अगर 10% से कम है सेस और सरचार्ज, तो वो परसेंटेज आप डेफिनेटली कम कर सकते हो, रीजन बीइंग तब ज्यादा पैसा राज्य की सरकार के पास ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगा। फिर ऑथर यहां पे बोल रहा है कि पहले बहुत प्रकार की प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती थी, जैसे जीएसटी वगैरह के कलेक्शंस कम थे, लेकिन अब टैक्स बॉयंसी बढ़ गई है, जीएसटी के कलेक्शंस यहां पे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना, तो जीएसटी में और रिस्ट्रक्चरिंग करने की जरूरत है। ओवरऑल अब यहां पे ऑथर बात कर रहा है कि डिविजिबिलिटी किस आधार पर तय हो जानी चाहिए पैसों की। वैसे देखा जाए तो इंडिविजुअल स्टेट्स को कितना पैसा मिलेगा केंद्र की सरकार से डिविजिबल पूल से, ये डिपेंड करता है एक सेट ऑफ इंडिकेटर्स पे, जिसमें पॉपुलेशन, पर कैपिटा इनकम, एरिया, इंसेंटिव रिलेटेड फैक्टर्स जैसे फॉरेस्ट कवर, डेमोग्राफिक चेंज, ये सब आ जाते हैं। ओके, जब पर कैपिटा इनकम की बात आती है तो एक राज्य की पर कैपिटा इनकम और देश के टॉप 3 राज्य की जो पर कैपिटा इनकम है उसके बीच का जो गैप होता है, उसके हिसाब से पैसा यहां पे बांटा जाता है। मतलब बेसिकली उन राज्यों के पास थोड़ा ज्यादा पैसा पहुंचाने की कोशिश की जाती है जो कि गरीब है, जहां पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स गड़बड़ हैं, जहां पे वेलफेयर ज्यादा पहुंचाने की जरूरत है। समझ गए? तो ओवरऑल एक राज्य की पर कैपिटा इनकम और उसका कितना गैप है इंडिया के टॉप 3 राज्य की पर कैपिटा इनकम से, वो गैप जितना ज्यादा होगा उस ज्यादा गैप के हिसाब से 45% वेटेज दिया जाता है इस बात में कि हाँ भाई राज्य की सरकार के पास डिविजिबल पूल से पैसा कितना जाना चाहिए। तो बेसिकली बिहार जैसे राज्य, झारखंड जैसे राज्य, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य जहां पे गरीबी ज्यादा है, भुखमरी ज्यादा है, सोशल वेलफेयर की जरूरत ज्यादा है, वहां पे सेंट्रल डिविजिबल पूल से ज्यादा पैसा एलोकेट किया जाता है। अब इस बात को लेके जो सदर्न स्टेट्स हैं, केरला तमिलनाडु जैसे स्टेट्स हैं, वो अक्सर कर शिकायत व्यक्त करते हैं। इनका ये बोलना है कि हम तेजी से इंडस्ट्रियलाइज हुए, हमने तेजी से अपने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स को बढ़ाया, हम ज्यादा टैक्सेस देते हैं और तुम हमारे टैक्सेस का एक्स्ट्रा क्वांटम उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे गरीब स्टेट्स में बांट देते हो, तो हमने डेवलपमेंट किया, हमारी गलती है, और वो भुखमरे रह गए, गरीब रह गए, तो क्या उन्होंने सही किया? तो इस बात की भी पॉलिटिक्स चलती। तो बेसिकली यहां पे ऑथर बोल रहा है कि प्रॉपर इक्वलाइजेशन होना चाहिए एजुकेशन और हेल्थ सर्विसेज का। और बेसिकली यहां पे साउथ की स्टेट्स नाराज ना हो जाए, इसलिए आप ऐसा कर सकते हो कि यूपी बिहार जैसे स्टेट्स में जो ग्रांट का क्वांटम है उसको बढ़ा सकते हो। तो जो ग्रांट का क्वांटम जो कहीं ना कहीं ओवरऑल सेस और सरचार्ज से फंड किया जा सकता है, वो केंद्र की सरकार के एम्बिट में रहता है। नीति आयोग की रिपोर्ट्स के हिसाब से जो काम प्लानिंग कमीशन करता था, वो केंद्र की सरकार करके इन ओवरऑल वल्नरेबल स्टेट्स में इक्वलाइजेशन को ले जाने के लिए पहुंचा सकता है। समझ गए? तो बेसिकली इन फैक्टर्स पे भी 16th फाइनेंस कमीशन को सोचने की जरूरत है। फिर ओवरऑल 16th फाइनेंस कमीशन को डेब्ट टू जीडीपी रेशियो कम करने की भी जरूरत है। अगर आप देखो तो ये डेब्ट टू जीडीपी रेशियो 2020-21 में 90%, 89.8% पे पहुंच गया था, जिसमें जो केंद्र की सरकार का डेब्ट था व्हेन कंपेयर टू इंडियाज जीडीपी, वो कितना था? तो वो था आपका, ये इंपॉर्टेंट फिगर से नोट्स में लिख लीजिएगा, 58.7%। और राज्य की सरकारों का जो डेब्ट था वो था 31% व्हेन कंपेयर टू इंडियाज जीडीपी। तो बेसिकली देखा जाए तो ओवरऑल केंद्र की सरकार का जो डेब्ट है एज अ प्रोपोर्शन ऑफ जीडीपी वो ज्यादा है 58.7%, और राज्य की सरकार का जो डेब्ट है वो कम है 31%। तब भी अक्सर का राज्य की सरकारों को क्रिटिसाइज किया जाता है कि वो बहुत ज्यादा खर्चा करते हैं। उसमें एक वजह यह है कि कुछ राज्य दोस्तों बिना सोचे समझे खर्चा करते हैं, जैसे आंध्र प्रदेश हो गया, जैसे केरला हो गया। इनके यहाँ पे सोशल और वेलफेयर एक्सपेंडिचर इतना ज्यादा है कि इनके फाइनेंसेस बहुत हद तक हिले हुए हैं। फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी और बजट मैनेजमेंट नॉर्म्स को देखो तो 2018 के अमेंडमेंट के हिसाब से केंद्र का डेप्ट ओवरऑल जीडीपी के 40% से ज्यादा नहीं होना चाहिए और राज्य का 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन ये दोनों ही ओवरशीट कर चुके हैं। 2020-21 में जो सेंटर की फिस्कल डेफिसिट थी वो 9.2% ऑफ द जीडीपी पहुंच गई थी, ऑब्वियसली ड्यू टू कोविड-19, और राज्यों की पहुंच गई थी 4.1%। तो इसको यहां पे स्टेबलाइज करने की जरूरत है, और इसको स्टेबलाइजेशन के लिए फाइनेंस कमीशन कुछ नॉवल आइडियाज यहां पे पेश कर सकती है। ये सब बातें यहां पे बोली गई हैं। फिर इसके साथ साथ एक अच्छा आइडिया जो यहां पे दिया जा रहा है, क्योंकि 12th फाइनेंस कमीशन ने दिया था और वो डीके श्रीवास्तव साहब और रंगराजन साहब ने दिया होगा, सी रंगराजन साहब ने, इसलिए उसी आइडिया को रीट्रेट कर रहे हैं। वो है लोन काउंसिल बनाना।
12वें फाइनेंस कमीशन ने एक लोन काउंसिल बनाने की रिकमेंडेशन दी थी। ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी की तरह काम करेगा और ओवरऑल केंद्र की सरकार और राज्य की सरकारों के लोन मैग्नीट्यूड्स और प्रोफाइल पे एक चेक रखेगा। तो बेसिकली इस प्रकार का लोन काउंसिल 16वें फाइनेंस कमीशन द्वारा प्रपोज किया जा सकता है। तो बेसिकली जो भी सब्सिडीज बांटी जा रही हैं केंद्र की सरकार के द्वारा, राज्य की सरकार के द्वारा, इनके जो फाइनेंसेस हैं उन फाइनेंसेस के ऊपर बातचीत करना, किस हद तक सोशल वेलफेयर एक्सपेंडिचर के लिए केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार लोन ले रही है, वो लोन लेना सही है या गलत है, इसके ऊपर ये लोन काउंसिल राय देगा। तो 12वें फाइनेंस कमीशन ने जो लोन काउंसिल की राय दी थी, इस लोन काउंसिल को 16वां फाइनेंस कमीशन भी इंप्लीमेंट करवा सकता है, राय दे सकता है। तो बेसिकली इस पर्टिकुलर पॉइंट को जरूर आप नोट कर लो कि 12th फाइनेंस कमीशन ने एक लोन काउंसिल बनाने की बात की थी। दिस इंडिपेंडेंट बॉडी शुड सी द लोन मैग्नीट्यूड्स एंड प्रोफाइल्स ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। इस प्रकार का लोन काउंसिल 16वें फाइनेंस कमीशन से बनवा के राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार की बोरोइंग को मॉनिटर किया जा सकता है। इस प्रकार का एक आइडिया अगर आप अपने आंसर्स में कोट करते हो तो ऑथर डेफिनेटली खुश होगा। ऑथर को लगेगा कि यार इस पर्टिकुलर बंदे को या लड़की को यह पता है कि भाई 12वें फाइनेंस कमीशन ने क्या रिकमेंडेशन दी थी, क्या प्रोग्रेसिव रिकमेंडेशन दी थी, और उस प्रोग्रेसिव रिकमेंडेशन को अभी के समय पे प्रपोज करवा के केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार की अकाउंटेबिलिटी को इन्फोर्स करवाना अपने आप में नोवेल आइडिया है। इस प्रकार के नोट्स बना के आपको अपने आंसर्स को एनरिच करना है जब आप मेन क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर रहे होंगे। ठीक है भाई, आई होप आपको चीज समझ में आ गई हो। अब आ जाते हैं भाई करंट अफेयर्स के एनालिसिस पे। करंट अफेयर्स के एनालिसिस, अब भीम कोरेगांव केस दोस्तों आपको पता होगा। भीम कोरेगांव केस में बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया गया था। कौन कौन थे? सुधा भारद्वाज, पी वरवर राव, गौतम नवलखा, ठीक है ना, वर्नॉन गोंजाल्वेस, अरुण फरेरा, ये सब एक्टिविस्ट थे। अब इनके ऊपर इल्जाम लगाया गया अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 के अंदर। ये एक प्रकार का टेररिज्म, मतलब बेसिकली ड्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट को नीचे गिराने की साजिश। काफी सीरियस इल्जाम लगे थे। इस पूरे के पूरे केस को नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इन्वेस्टिगेट कर रही है। अब ओवरऑल ये पर्टिकुलर लोग बड़े लंबे समय से जेल के अंदर बंद हैं, तो ऑब्वियस ही बात है ये अपनी बेल के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे एक्टिविस्ट वर्निन गोंसाल्विस को और अरुण फरेरा को बेल दे दी है। ये ऑलरेडी 5 साल जेल में काट चुके हैं। इनको जेल में रखने के लिए एनआईए क्या बोल रहा था? एनआईए ने यहां पे ये बोला है कि भाई देखिए, ओवरऑल हमें इन लोगों के प्रेजेंस से कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए। किस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए? तो देखिए, The agency has claimed that these writings contain extreme left-wing ideology and explication to India। मतलब ओवरऑल एनआईए ने उन लेटर्स को, स्टेटमेंट्स को, लिटरेचर को और बुक्स को बरामद किया है इन लोगों की कस्टडी से। मतलब ये लोग जहां पे रहते थे, इनके घर पे बहुत सारा ऑब्जेक्शनेबल लिटरेचर, वो लिटरेचर जो कि वायलेंस को भड़काता है, वो लिटरेचर जो कि सोसाइटी में बवाल पैदा करने की बात करता है, लेफ्टिस्ट सेंटिमेंट को एक लिमिट से ज्यादा स्थापित करता है। तो इसके बेसिस पे नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट में बोला कि भाई ये लोग इतनी वायलेंट आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, तो कल की डेट में क्रिमिनल फोर्स के बेसिस पे और ओवरऑल एक्सट्रीम वायलेंस के बेसिस पे इलेक्टेड सरकार को डिस्टेबलाइज करने का इनका प्लान रहा होगा। इसलिए दे आर लायबल फॉर एक्शन अंडर सेक्शन 15 क्लॉज 1B ऑफ द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। जेल में बंद कर रखा है और इसी बेसिस पे एनआईए ने इनकी बेल को भी रिजेक्ट किया। सुप्रीम कोर्ट ने 54 पेज का जजमेंट देते हुए बोला कि भाई आप ऐसा नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे साफ साफ बोला है कि मेयर एसोसिएशन और प्रोफेसिंग ऑफ एसोसिएशन with a terror organization is not enough to attract the offense of membership of such an outfit। मतलब ओवरऑल कोई इंडिविजुअल ये बोल रहा है कि हाँ भाई मैं इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस हूं या मैं सोच रहा हूं कि इसको ज्वाइन कर लूं, तो सिर्फ इतना बोल दर भेना इनफ नहीं है ये मानने के लिए कि वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल उस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है। अगर आपको उसको इल्जाम लगाना है, उसको कन्विक्ट करना है, तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को प्रूव करना पड़ेगा कि वो पर्सन उस टेरर ऑर्गेनाइजेशन के साथ लिंक्ड है, उसका इंटेंशन था उस टेरर ऑर्गेनाइजेशन की आइडियोलॉजी को फॉलो करके ग्राउंड लेवल पे टेररिस्ट एक्टिविटी को इंप्लीमेंट करना। साथ साथ दोस्तों, अगर किसी इंडिविजुअल के पास ऑब्जेक्शनेबल लिटरेचर पाया गया है, जिस लिटरेचर में वायलेंस को प्रोपोगेट किया जाता है, सिर्फ उस लिटरेचर के पाने के बेसिस पे आप उसको जेल में नहीं डाल सकते, आप उसकी बेल रिजेक्ट नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं आपको ग्राउंड लेवल पे ये प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ भाई इस पर्टिकुलर एक्शंस, इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के एक्शंस ने ग्राउंड पे वायलेंस फैलाने की कोशिश की, इंस्टेबिलिटी फैलाने की कोशिश की। तो बेसिकली केवल लिटरेचर का
प्रेजेंस पाया गया उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के पास, उसके बेसिस पे आप उसको अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के अंदर कन्विक्ट नहीं कर सकते। साथ साथ वो ये बोल रहा है कि हाँ भाई वो इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की आइडियोलॉजी से अफेक्टेड है, लेकिन एक्चुअली में आप उसकी मेंबरशिप प्रूव नहीं कर पा रहे हो और ये नहीं प्रूव कर पा रहे हो कि कैसे ग्राउंड लेवल पे वो उसकी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व था, वो भी आप उसको सजा नहीं दे सकते। तो यहां पे बेल जरूर दे दी गई इन एक्टिविस्ट को, हालांकि इनके पासपोर्ट वगैरह इंपाउंड किए गए ताकि देश छोड़ के ना भाग पाए। अगला, अनसेफ लैंडिंग्स राइज एज इंडिगो सीक्स टू ट्रिम शोरूम फूल कॉस्ट। देखिए कुछ इसके ऊपर मैं अभी रिसेंटली शॉर्ट भी बनाऊंगा। गौरव तनेजा करके एक बड़े फेमस यूट्यूबर है, आपने उनका नाम सुना होगा। तो उन्होंने एक वीडियो डाली थी सस्पेंडेड फॉर स्पीकिंग अप, वो किसी और दूसरी एयरलाइंस के रिस्पेक्ट में वीडियो डाली थी। उसमें ये बताया था कि ओवरऑल उनकी एयरलाइंस जबरदस्ती फ्लैप 3 लैंडिंग करवाने की प्रेशर डालती हैं पायलट्स के ऊपर। फ्लैप 3 लैंडिंग में जो फ्यूल कॉस्ट है वो बचती है, लेकिन फ्लैप 3 लैंडिंग में होता क्या है कि जो एयरक्राफ्ट की नोज है ना वो हल्की सी ऊपर की तरफ हो जाती है और उसकी जो टेल है वो हल्की सी नीचे की तरफ हो जाती है, जिसके चलते वैसे तो सेफ है फ्लैप 3 लैंडिंग, लेकिन ओवरऑल ये पायलट के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि उसको फ्लैप 3 लैंडिंग करनी है, फ्लैप 4 लैंडिंग करनी है। अगर चारों फ्लैप्स ऑन होते हैं तो फ्यूल की कॉस्ट जरूर बढ़ जाती है, बट ओवरऑल लैंडिंग की एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है। इसको हार्ड लैंडिंग बोलते हैं। फ्लैप 3 लैंडिंग सॉफ्ट लैंडिंग होती है, उसमें टेल स्ट्राइक के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो बेसिकली इंडिगो को यहां पे 30 लाख रुपए का एक शो कॉज नोटिस दिया गया है, चूंकि टेल स्ट्राइक्स बढ़ी हैं रिसेंट लैंडिंग्स के दौरान। ओवरऑल अगर आप यहां पे देखो तो इंडिगो अपने पायलट्स के ऊपर ये प्रेशर डाल रहा है कि तुम फ्लैप 3 लैंडिंग करो, फ्यूल कॉस्ट को बढ़ाओ। कुछ पायलट्स ने यहां पे भी इस बात को पॉइंट आउट किया है। अभी के लिए डीजीसीए की इन्वेस्टिगेशन जारी है। 30 लाख रुपए का शो कॉज नोटिस भी डीजीसीए को यहां पे सर्व किया गया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। बिल प्रपोजेस प्रेसिडेंट एज विजिटर टू ऑल आईआईएम्स, एक्सपर्ट्स फियर इंपैक्ट ऑन ऑटोनॉमी। ये क्या न्यूज है? यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान साहब ने बोला है कि वो जल्दी ही इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अमेंडमेंट बिल लेके आएंगे फ्राइडे को, इनफैक्ट इंट्रोड्यूस कर दिया है, और इसके थ्रू प्रेसिडेंट साहब को सारे आईआईएम में एक विजिटर बनाया जा रहा है। विजिटर बनाने का मतलब है कि भैया उस पर्टिकुलर आईआईएम के एडमिनिस्ट्रेशन में अब प्रेसिडेंट का बहुत लेना देना हो जाएगा। तो आईएम एक्ट 2017 को अमेंड करके प्रेसिडेंट को विजिटर बना के क्या क्या होगा, प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेगा चेयरपर्सन को फ्रॉम द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। अभी क्या है, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के पास पूरी ताकत होती है कि वो अपने हिसाब से चेयरपर्सन को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब चेयरपर्सन का नाम नॉमिनेट किया जाएगा विजिटर के द्वारा, जो कि है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद अगर आप देखो तो ओवरऑल अगर मान लीजिए बोर्ड ऑफ गवर्नर किसी आईएम में एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ओवरऑल उस इंटरिम बोर्ड को, मतलब इन केस अगर सस्पेंशन हो जाता है या डिसोल्यूशन हो जाता है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का आईएम के अंदर, तो उस समय पे एक इंटरिम बोर्ड बनाने की ताकत किसके पास आ जाएगी? विजिटर के पास आ जाएगी, जो कि है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इस प्रकार के नियम कानूनों से एक्चुअली में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की जो ऑटोनॉमी थी वो अफेक्ट हो जाएगी, ऐसा यहां बोला जा रहा है। जिस प्रकार से सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को गवर्न किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा, उसी प्रकार से गवर्न किया जाएगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट को। फिर ये जो नया बिल है वो क्या कर रहा है, मुंबई के अंदर जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है, इसको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बनाया जा रहा है मुंबई का, समझे। तो ओवरऑल यहां पे जो आईएम एक्ट का सेक्शन 10 है ना, इसको यहां पे अमेंड किया जा रहा है, ठीक है ना। और इसमें एक नया सेक्शन 10A जोड़ा जा रहा है, जिसके थ्रू प्रेसिडेंट यहां पे विजिटर बन जाएगा, और विजिटर बनने के बाद वो क्या क्या कर सकता है वो भी मैंने आपको यहां पे बताया। जो सेक्शन 16 है आपके आईएम एक्ट 2017 का, इसको भी अमेंड किया जाएगा ताकि विजिटर को, यानी कि प्रेसिडेंट को ज्यादा ताकत दी जाए आईएम के डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने में। आईएम के अंदर जो डायरेक्टर्स होते हैं उसकी अपॉइंटमेंट की ताकत भी विजिटर अपने पास लेना चाह रहा है, मतलब बेसिकली प्रेसिडेंट साहब को यहां पे दी जा रही है। तो अगर अब आईएम को कोई डायरेक्टर अपॉइंट करना है तो प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा विजिटर से, मतलब प्रेसिडेंट साहब से। प्रेसिडेंट साहब से अप्रूवल लिए बिना एक डायरेक्टर को अपॉइंट नहीं किया जा सकता। डायरेक्टर के नाम कौन ढूंढता है? तो सर्च कम सिलेक्शन कमेटी ढूंढती है, तो वही नाम ढूंढेगी, लेकिन नाम ढूंढने के बाद उसके अपॉइंटमेंट से पहले प्रेसिडेंट साहब यानी विजिटर से अप्रूवल लेना पड़ेगा, ठीक है। ये सब बातें यहां पे बताई गई हैं। अभी तक डायरेक्टर के अगेंस्ट एक्शन लेने की जो ताकत थी वो बोर्ड ऑफ गवर्नर के पास थी उस पर्टिकुलर आईएम के, ऐसा लिखा था सेक्शन 17 में, लेकिन इस सेक्शन 17 को डिलीट किया जा रहा है इस नए बिल के अंदर। ये सब बातें ओवरऑल यहां पे बताई जा रही। फिर एक सेक्शन 29 है आईएम एक्ट का, जिसमें कोऑर्डिनेशन फोरम ऑफ द इंस्टीट्यूट की बात की गई है, इसको भी अमेंड किया जा रहा है। तो बहुत सारी ताकतें इस नए बिल के थ्रू आईएम्स की विजिटर को दी जा रही है, जो कि होगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब केंद्र की सरकार का इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाएगा आईएम की फंक्शनिंग में, ठीक है भाई। फिर आगे आ जाते हैं। मोदी सेज इंडिया कैन बिकम हब ऑफ चिप मेकिंग इंडस्ट्री। यहां पे पॉलिटिकली ना जाते हुए ये आपको मैं बता देता हूं कि गुजरात के अंदर हो रहा है सेमीकॉन 2023 कॉन्क्लेव, ठीक है।
इस कॉन्क्लेव के थ्रू दुनिया भर के जो चिप मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको इंडिया के अंदर इनवाइट किया जा रहा है और बोला जा रहा है इन्वेस्ट इन इंडिया। सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री को इंडिया के अंदर सेटअप करने की बात की जा रही है, इसलिए गांधीनगर में आपका सेमीकॉन इंडिया हो रहा है। दुनिया भर के ग्लोबल लीडर्स और सेमीकंडक्टर कंपनीज के ग्लोबल लीडर्स यहां पे आएंगे और इसके लिए कुछ इन्वेस्टमेंट्स भी अनाउंस हुई हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखो तो सेमीकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस में यूएस चिप मेकर एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेस ने अनाउंस किया कि वो $400 मिलियन का एक प्लांट खोलेंगे कुछ कंट्री के अंदर अगले 5 सालों में। मतलब $400 मिलियन इन्वेस्ट करेंगे और ओवरऑल अपने डिजाइन सेंटर को बेंगलुरु में सेटअप करेंगे। कौन? एएमडी वाले, एडवांस माइक्रो डिवाइसेस वाले। उसके साथ साथ माइक्रोन टेक्नोलॉजी, अप्लाइड मटेरियल्स, फॉक्सकॉन, सेमी, कैडेंस और एएमडी, ये सारी कंपनीज बहुत हद तक इंटरेस्ट दिखा रही है इंडिया के अंदर। ताइवान बेस्ड जो फॉक्सकॉन के चेयरमैन है योंग लुई, उन्होंने बोला है कि वो भी अपना प्लांट इंडिया के अंदर लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और भारत सरकार जिस प्रकार के इंसेंटिव्स दे रही है इन कंपनीज को, इन कंट्रीज को, ये बहुत ज्यादा एक्साइटिंग है कि भाई सेमीकंडक्टर डेवलपमेंट को इंडिया के अंदर किया जा सके। फिर यहां पे सरकार अपनी तारीफ भी कर रही है कि भाई देखिए जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो इंडिया के अंदर $30 बिलियन से बढ़ के $100 बिलियन हो चुका है। 200 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इंडिया के अंदर लग चुकी हैं। अब सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी हम इंडिया के अंदर लगा रहे हैं, वगैरह वगैरह। फिर भाई सरकार ने अलाउ कर दिया है कि इंडियन कंपनीज फॉरेन एक्सचेंजेस पे अपने शेयर को लिस्ट कर सकती हैं। वो फॉरेन एक्सचेंजेस जो कि गुजरात सिटी बेस्ड इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर में काम कर रहे हैं। देखिए ये जो आपका गुजरात गिफ्ट सिटी है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर, इसमें इंडियन आप कह लो एक्सचेंजेस भी हैं और फॉरेन एक्सचेंजेस भी हैं। तो बेसिकली यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस निर्मला सीतारमन जी ने बोला कि जो भारतीय कंपनी है वो डायरेक्टली अपने शेयर्स को लिस्ट कर सकती हैं फॉरेन एक्सचेंजेस पे जो कि ऑपरेट कर रहे हैं गिफ्ट सिटी के अंदर। तो इससे इंडियन कंपनीज को फॉरेन ज्यूरिसडिक्शन में पार्टिसिपेट करने की परमिशन मिल जाएगी। देखिए जो गिफ्ट सिटी है ये एक इंटरनेशनल सिटी है। यहां पे इसको मतलब आप कह लो कि इसको देश का हिस्सा ना मान के इसको एक इंटरनेशनल ट्रेडिंग हब माना जा रहा है। और इस इंटरनेशनल ट्रेडिंग हब के अंदर जो भी फॉरेन के एक्सचेंजेस हैं जो काम कर रहे हैं उनमें इंडियन कंपनीज भी अपने शेयर्स को लिस्ट कर सकती हैं। हालांकि उन फॉरेन एक्सचेंजेस के जो भी नियम कानून है उनको मानना पड़ेगा। फाइनेंस मिनिस्टर जी ने इस अनाउंसमेंट को कब किया? जब वो मुंबई में थी टू इनॉग्रेट एलपीसीसी, लिमिटेड पर्पस क्लियरिंग कॉर्पोरेशन मैकेनिज्म। इस पर्टिकुलर मैकेनिज्म को एएमसी रेपो क्लियरिंग लिमिटेड भी कहा जा रहा है, एयरसेल भी कहा जा रहा है। और इसके साथ साथ फाइनेंस मिनिस्टर ने यहां पे लॉन्च किया कॉर्पोरेट डेब्ट मार्केट डेवलपमेंट फंड। अब इन दो चीजों के बारे में भी बात करना जरूरी हो जाता है। वैसे इन दोनों चीजों की जो अनाउंसमेंट है वो 2021-22 की बजट स्पीच में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने की थी। अब आप समझिए एलपीसीसी यहां पे क्यों बनाया गया है, मतलब लिमिटेड पर्पस क्लियरिंग कॉर्पोरेशन यहां पे क्यों बनाया गया? विद द पर्पस ऑफ क्लियरिंग एंड सेटलिंग कॉर्पोरेट बॉन्ड रेपो ट्रांजैक्शंस एंड टू डेवलप एन एक्टिव रेपो मार्केट। एक्टिव रेपो मार्केट को डेवलप करना, कॉर्पोरेट बॉन्ड रेपो ट्रांजैक्शंस को इवॉल्व करना, ये क्या होती है? तो समझिए दोस्तों, रेपो ट्रांजैक्शंस होती है रीपर्चेज एग्रीमेंट। क्या होता है रीपर्चेज एग्रीमेंट? तो इट इज अ फॉर्म ऑफ शॉर्ट टर्म बोरोइंग फॉर डीलर्स इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। In the case of a repo, a dealer sells government securities to investors usually on overnight basis and buys them back following at slightly higher prices. That small difference in price in the implicit overnight interest rate. Repos are typically used to short-term capital market. It is common tool of central bank open market options. देखिए क्या होता है, बॉन्ड मार्केट में कभी पर्टिकुलर किसी कंपनी को कुछ रिक्वायरमेंट के लिए पैसा चाहिए और किसी के पास सरप्लस पड़ा हुआ है, तो इस पर्टिकुलर बॉन्ड मार्केट में जिसके पास शॉर्ट है वो सरप्लस वाले से थोड़ा बहुत पैसा ले लेगा और बदले में अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज उसको दे देगा। और ये जो अरेंजमेंट है ना वो ओवरनाइट बेसिस पे होगा, एक दिन में ही होगा, शॉर्ट टर्म होगा, एक दिन या 2 दिन या हो सकता है 15 दिन तक भी हो रहा हो। और उसके लिए एक म्यूचुअली एक्सेप्टेबल इंटरेस्ट रेट यहां पे तय किया जाएगा। और इस पर्टिकुलर रीपर्चेज ऑब्लिगेशन में जो भी टाइम पीरियड है उतने टाइम के लिए पैसा जाएगा और फिर पैसा वापस कर दिया जाएगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी वापस कर दी जाएंगी और जो ओवरऑल पैसा दे रहा है उसको एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट रेट के हिसाब से थोड़ा पैसा मिल जाएगा। इसको आप बोलते हो रेपो एग्रीमेंट। इस प्रकार के रेपो एग्रीमेंट के बॉन्ड मार्केट को डेवलप करने के लिए ही एलपीसीसी यहां पे लिमिटेड पर्पस क्लियरिंग कॉर्पोरेशन मैकेनिज्म स्थापित किया गया है फाइनेंस मिनिस्टर जी के द्वारा। तो ये एलपीसीसी will allow market makers to access cost effective funding for their inventory bond holders to meet their short term liquidity needs without having to liquidate their assets। समझ गए? फिर उसके बाद अगर आप देखो तो जो दूसरा मैकेनिज्म है कॉर्पोरेट डेब्ट मार्केट डेवलपमेंट फंड, ये क्या चीज है? तो भाई देखिए कॉर्पोरेट डेब्ट मार्केट डेवलपमेंट फंड के पास एक्सेस होगा कैपिटल वर्थ 33,000 करोड़ 33,000 करोड़ का।
ये परचेज कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं एलिजिबल कॉर्पोरेट डेप्ट सिक्योरिटीज को फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन्वेस्टर्स दैट इज स्पेसिफाइड डेप्ट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड स्कीम्स टू बिगिन विद। और इन सिक्योरिटीज को सेल किया जा सकता है मार्केट्स में, ठीक है ना। सीतारमन जी का यहां बोलना है कि लैक ऑफ सेंट्रल काउंटर पार्टी हैड बीन साइटेड एज वन ऑफ द रीजंस फॉर द फेल्योर ऑफ अ मार्केट फॉर रेपो ट्रांजैक्शंस इन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स टू टेक ऑफ। तो बेसिकली यहां पे एक मैकेनिज्म शॉर्ट टर्म बॉन्ड मार्केट को इवॉल्व करने के लिए, दूसरा एक फंडिंग मैकेनिज्म जिसमें 33,000 करोड़ तक पड़ा होगा, जो कि कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट और डेप्ट सिक्योरिटीज के मार्केट को इवॉल्व करने की कोशिश करेगा, जरूरत के हिसाब से पैसों का सप्लाई करवाएगा ऑन कॉमर्शियल बेसिस। तो ये था आज का एनालिसिस दोस्तों। आई होप आपके एनालिसिस में आपको मजा आया हो। अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में देखे जाइएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, और हो सके तो मेंटरशिप कोर्स ज्वाइन करें, काफी मेहनत से बनाया हुआ है। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय, ध्यान रखिए अपना, पढ़ते